नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 दिन संस्कृत और 3 दिन जो है हिंदी लूँगी, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूँगी मैं, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि बीच में तारतम्यता भी टूट जाती है। तो संस्कृत की ग्रामर बहुत विस्तृत है, संस्कृत का व्याकरण जो है वो बहुत विस्तृत है। इसके ऊपर मैं बोर्ड पर लिख करके आपको बताऊंगी, उसके विषय में ये बोर्ड हमारा रखा हुआ है और इस पर मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, बताती रहूँगी उसी के साथ साथ। और हिंदी भाषा पर भी कुछ चीज़ें होंगी जिनको कि हमें आपको लिख करके समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने अपनी प्रॉपर तैयारी कर ली है। और आप लोग भी जब भी पढ़ने बैठें तो जब भी आपने हमारा चैनल खोलें तो आप ज़रूर से अपनी कॉपी किताब और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और अपना सारा कुछ लिखते रहें। तो कुछ चीज़ें मैंने कुछ किताबों से कंसल्ट करके अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो जैसा कि बोला था कि एक दिन मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगी, तो टेक्स्ट बुक का अभी मैंने जो है शुरुआत नहीं की है। टेक्स्ट बुक मैं शुरू करूँगी। और जो रुचिरा मेरे पास एक पुस्तक आई हुई है जो जयपुरिया विद्यालय की है, तो मैं चाहूँगी कि जयपुरिया के जितने भी बच्चे हैं वे हमारे साथ जुड़ें। और जयपुरिया की पुस्तक है रुचिरा, और ये हमारे पास अभ्यास पुस्तिका भी है और ये रुचिरा है। ये इसके मैं अभ्यास पुस्तिका ये है और इसी की टेक्स्ट बुक मैं पढ़ाती रहूँगी साथ के साथ। और आप लोग अपनी जो है पुस्तक पे नोटबुक पे नोट करते चलिएगा। तो अभी भाषा की बात जान लेते हैं। थोड़ा भाषा, संस्कृत भाषा क्या है इसके विषय में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने नोट्स बनाए वो आप सबके सामने रख रही हूँ, आप उनको नोट करते चलिएगा, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, ये सब आपके आगे काम आने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा जो है ये पुरातन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है और जब भी इसको देव भाषा के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की एक ये सबसे विस्तृत भाषा है। ये हिंद और आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी भाषा से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमनी भाषा भी शामिल होती है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसा कि आप सबको पता भी होगा, जितने वेद सबसे पुराने हैं और वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा पे की गई है। और वहाँ से आप अगर पढ़ना चाहें तो वो बहुत ही पुरानी भाषा है और बड़ी क्लिष्ट भाषा है, जिसको कि पढ़ पाना थोड़ा सा आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा। तो धीरे धीरे यही होता चला गया, जो आगे कठिनाई आती गई, पढ़ने में कठिनाई आती गई, तो इसलिए उसको सरलीकृत करते जो है आगे के विद्वान जो थे, जो संस्कृत के विद्वान थे, वो इस भाषा में थोड़ा सा सरलीकृत अनुवाद करते गए। तो आगे हम देखते हैं कि संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए। अधिकतर आज भी देखा जाता है कि यज्ञ और पूजन इत्यादि जो हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही होते हैं। संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण से ही वातावरण को शुद्ध माना जाता है। जब तक कि संस्कृत के वेदों का मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, तब तक कि जो है वातावरण को शुद्ध हम नहीं मानते हैं। ये हमारे सनातन की परंपरा है। तो संस्कृत एक आप पूजनीय भाषा भी मान लीजिए, देव भाषा मान लीजिए, और इसकी लिपि जो होती है देवनागरी लिपि होती है, देवलिपि होती है, जिसको कि संस्कृत में जो है ध्वनियों के अनुसार ध्वनि इसमें एक ही होती है। अगर आ लिखा गया है तो आ की आ ही लिखी जाएगी। तो इस तरीके से इसमें अभी बहुत कुछ आपको आगे जानने को मिलेगा। तो आगे हम चलते हैं। संस्कृत आमतौर पर कई पुरानी इंडो और आर्यन किस्मों को जोड़ती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इनमें से सबसे पुरातन ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में पाया जाने वाला भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। और जो 3000 ईसा
पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच रचित 1028 भजनों का एक संग्रह है। आप फिर से नाम सुन लें, ऋग्वेद में पाए जाने वाली भाषा वैदिक संस्कृत है, जो 3000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच में रचित है 1028 भजनों का एक संग्रह है। तो आप चाहें तो इन संस्कृत के भजन हैं ये, आप चाहें तो ऋग्वेद उठा करके पढ़ सकते हैं, आपको उसमें ये 1028 भजन आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो वैदिक संस्कृत ने उपमहाद्वीप में प्राचीन भाषाओं के साथ बातचीत की, पौधों जानवरों नामों को अवशोषित किया, सभी कुछ आप उस संस्कृत भाषा में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका इतिहास क्या है। संस्कृत का जो इतिहास है, संस्कृत भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। तो आगे ध्वनि तंत्र और लिपि ले लेते हैं। इसका ध्वनि तंत्र जो है बहुत थोड़ा सा कठिन और क्लिष्ट है। संस्कृत जो है भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध रहा है और है। देवनागरी वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है, इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। देवनागरी से रोमन लिपि में लिप्यांतरण के लिए 2 पद्धतियाँ अधिक प्रचलित हैं। इसमें शून्य या एक अधिक व्यंजनों और एक स्वर के मेल से एक ही अक्षर बनता है। तो अब हम जैसे हमने हिंदी की जो व्याकरण की कक्षा में आपको बताया था कि वर्णाक्षर आ बोला, तो उसका जो हिंदी में वर्णन होता है, अंग्रेजी इसका उच्चारण जो स्थान होता है वो कंठ से निकल के आया, कंठ से निकला, और हिंदी में इसको मध्य प्रसत स्वर कहते हैं। ये कंठ से निकला हुआ शब्द होता है। संस्कृत में देखा जाए तो इसमें आगे मैं इस विषय को और भी बताती चलूँगी। जैसे आ जो है वो कंठ के और अंदर से जो है दीर्घ विवृत प्रसद स्वर कहते हैं इसको। मध्य प्रसद मतलब मध्य से, कंठ के मध्य से निकला हुआ। दीर्घ प्रसद जो है वो जोड़ से और अंदर से गहराइयों से निकाला गया हुआ शब्द है आ। और इसी प्रकार ह्रस्व समृद्ध अग्र प्रसद स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा और समृद्ध संधान, आगे संधान किया हुआ, अग्र प्रसद आगे बढ़ता हुआ, आगे रखा हुआ शब्द है, वर्ण है। तो इसको स्वर कहते हैं। ई आ ई उ ए ओ ये सारे जो वर्णाक्षर हैं, इनके विषय में भी मैं आपको लिख के बताऊंगी आगे। और जिस प्रकार आ का था उच्चारण मध्य प्रसद स्वर था, बड़े जो आ का था दीर्घ विवृत पश्व प्रसद स्वर था। उसी प्रकार जो ई था ह्रस्व समृद्ध अग्र प्रसद स्वर था, और ई जो था दीर्घ समृद्ध अग्र प्रसद स्वर था। और उसी प्रकार उ ह्रस्व समृद्ध पश्व वर्तुल स्वर। उ मतलब वर्तुल मतलब होंठ को जब हम गोल कर देते हैं, उ ये होंठों की आप ध्यान से देखिएगा, उ ये वर्तुल होता है, मतलब जो गोल सा आकार बना दे होठों का उसको वर्तुल कहते हैं। तो ये उ जो है वर्तुल स्वर हुआ, और उ जो हुआ दीर्घ वर्तुल स्वर हुआ। ये मतलब कंठ से अंदर से दीर्घ मतलब बड़ी ऊंची आवाज़ में निकाला गया और उसको अंदर से निकाला गया और होठों को गोल करके बोला गया, वो दीर्घ वर्तुल स्वर कहलाया। ठीक। ए और ए जो है इसमें दो जो है स्वरों का युग्म होता है।
ए में 2 स्वर होते हैं, एक छोटा आ, एक आ और ई, अ ई मिल करके ए बन जाता है और अ और ई मिल करके ए बन जाता है। तो ये आगे मैं लिख करके आपको बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें क्योंकि उच्चारण से मात्र से आपको सीखना है, उच्चारण सीख लीजिए। और इसके अलावा कुछ आप ओ देख लीजिए, अ और ऊ का स्वर हो, अ और ऊ मिल करके ओ बन जाता है, अ और ऊ मिल करके औ बन जाता है, आ ऊ। ये इस तरीके से संयुक्त युग्म होते हैं, स्वरों के संयुक्त युग्म। जो 2 अक्षर जो होते हैं, 2 अक्षर थे, उनको जो है उनको जोड़ दिया गया, वो संयुक्त युग्म हो गए। तो रि जो है वर्तमान में स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से इसका अशुद्ध उच्चारण किया जाता है। जब कभी ये सारी चीज़ें आप देखिए, रि जो है लोग री 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 बोल देते हैं, जबकि ये उत्कृष्ट उच्चारण नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे इसको रि पढ़ेंगे, रि। तो तालु से जीभ जब टकराती है तो री निकलता है, री। तो ऋषि, ऋषि, बहुत लोग ऋषि पढ़ने लग जाते हैं। उच्चारण अगर आप सही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लिखना गलत हो जाएगा। आप हमेशा से गलत उच्चारण करेंगे और लिखेंगे भी गलत। तो इसीलिए उच्चारण पर मेन ध्यान दिया जाता है व्याकरण में। अगर आप शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी आपकी नहीं है तो आपकी जो है लेखन में काफ़ी त्रुटियां हो जाती हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी यदि आपका उच्चारण सही नहीं है तो यहाँ पर भी आपकी वर्तनी दोष हो जाते हैं। तो रि और री केवल संस्कृत में दीर्घ री होता है और हिंदी में केवल रि होता है, ऋषि। तो ल होता है, ला में नीचे री लगा दिया गया तो रि हो जाता है। अंग, न, म, अंग, इया, ण, ये स्वर नासिकीकरण के लिए हैं। नासिकीकरण मतलब जो नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं। ये हिंदी में भी, हिंदी की जो व्याकरण है उसमें भी ये शब्द मिलेंगे आपको और ऐसे ही होंगे। इनको नाक से बोलते हैं। और अंग, इनको ऐसे समझिए, अंग, तालु और कंठ और नाक, इन 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ और तब हमने अंग बोला। उसी तरीके से ना, जीभ तालु से लगी और मूर्धन्य आपका मध्य कंठ से आपने बोला ना, मा, अंग, इया, णा। ये और अंग की बिंदी जो होती है ये नासिकीकरण के लिए शब्द होते हैं, अंग। और अब अंग, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है जब अंग पे, इनका स्वर नासिकीकरण के लिए संस्कृत में उपयुक्त नहीं किया जाता है। ये हिंदी में उपयुक्त हो जाते हैं। जैसे चांद, चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, उसको चांद बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक, व्यंजन जो होते हैं और अह, अघोष, ह, निश्वास के लिए। इसमें किसी भी शब्द के साथ, किसी भी वर्ण के साथ में जब अह का जो है विसर्ग, अह के साथ में विसर्ग होता है, अ के विसर्ग, पीछे विसर्ग लगे हुए होते हैं, 2 बिंदियां लगी होती हैं, वो अह हो जाता है, अह। तो ह का उच्चारण अ के साथ में अह। तो बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि वो उनको बोला गया कि अह लिखिए, अंग, अह। तो आ और हा लिख देते हैं, वो गलत होता है। इसका उच्चारण हृदय से, अंदर से आए, अह। तो वो अंग, अह, वो बिंदियां जब लग जाती हैं, जैसे दुख के साथ लगता है तो वो दुख हो जाता है, निश्वास हो जाता है। निश्वास नहीं होगा, दुख नहीं होगा, उनको शुद्ध उच्चारण उसका होगा दुख, दुख।
उनको बहुत दुख है, निश्वास। तो उसी तरीके से जब कोई भी शब्द आगे हम पढ़ने चलेंगे तो जब जो दीर्घ अ होता है उसको जब पढ़ते हैं तो आपने देखा भी होगा एस की तरह बना होता है, गुरु एस की तरह बना दिया जाता है। तो वहाँ पर आ की ध्वनि होती है, वहाँ पर आ की ध्वनि मानते हैं उसको। जब वहाँ पर गुरु एस के रूप में किसी भी संस्कृत के शब्द में या किसी श्लोक में आपने देखा होगा मंगलाचरण, आचरण, मंगल आचरण। तो आचरण जो आ था उसको उन्होंने दीर्घ आ था उसको एस के रूप में मंगल और चरण के बीच में लगा दिया। तो मंगल आचरण, मंगल का आ मिला और आचरण का आ लिया, यहाँ पर दीर्घ आ बना दिया गया। तो मंगल आचरण, तो शुद्ध पढ़ना होगा तो मंगल आचरण। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान देंगे तो आपका उच्चारण शुद्ध होने लगेगा। बहुतों को मैं देखती हूँ कि री की जो गलतियाँ होती हैं वो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। जैसे घृत, घृत मीन्स होता है घी और घृत होता है घटना। तो घृत में जब री वाला नीचे ये लगा होता, पृथ्वी, उस पे नीचे प में री लगा हुआ होता है पृथ्वी, प्रथा। एक प्रथा होती है वो ऐसे रा लगा हुआ होता है, वो होती है प्रथा। और होती है प में जब ऋषि वाली री का जो चिन्ह लगा हुआ होता है वो प्रथा होता है, पृथ्वी होता है, ये घृत होता है, ये घृत नहीं होता, प्रथा नहीं होता। इन सबको आपको उच्चारण समझना होगा और उसी प्रकार से इसको लिखना होगा। संस्कृत भाषा बहुत आसान नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस से समझना पड़ेगा और इसको साथ के साथ नोट भी करते चलना पड़ेगा और आप लिखते चलिएगा। जो मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बोर्ड पे लिख करके बताऊंगी वो सारा कुछ आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके अपने पास कहीं सेव कर लीजिएगा, ताकि आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। और हिंदी कक्षा 6 की पुस्तक जयपुरिया विद्यालय की, जो कानपुर के लोग हैं, जो जहाँ पर जयपुरिया विद्यालय के जो बच्चे हैं, कक्षा 6 से मैं उनकी पुस्तक का जो है पढ़ाना शुरू करूँगी। तो आप अपने बच्चों को बोल दीजिएगा कि वे अपनी पुस्तक और जो है वो हमारे साथ रिवीज़न कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई जा रही होगी और हमारे साथ वो रिवीज़न कर सकते हैं। और कहीं कोई कमी होने पर आप हमसे पूछ भी सकते हैं और प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर समझ में नहीं आई। मैं आगे संस्कृत भाषा की विशेषताओं पर आगे बात करूँगी और उसके बाद इसके बीच में एक एपिसोड आएगा जिस पर टेक्स्ट बुक का वो एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पर शुरू से एक आज आपको मैंने बताया था और आगे बता दूंगी कि अकारांत उस चैप्टर का जो पहला है इसका जो पहला है मंगलम, मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ आपको। मंगलम इनका है अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि, यहाँ पर अहम, पहली बात तो जो इन्होंने अहम लिख रखा है यहाँ पर वो ही गलत है। वो अहम, माँ को हलंत नीचे लगा करके पूरा शुद्ध शब्द संस्कृत में वही माना जाता है। वो हा के ऊपर जो ऊपर अनुनासिक बिंदी लगा दी जाती है वो अहम हो जाता है, वो अहम नहीं होता। अहम माने मैं, ये शब्द शुद्ध है। अहम माने मैं, अहंकार, वो हुआ हा के ऊपर जो बिंदी लगी वो अहंकार हो गया, वो भी अहम हुआ, मैं भी अहम हुआ। तो संस्कृत का जब शब्द हम पढ़ते हैं तो उसको अहम पढ़ेंगे। तो ये आगे जो वीडियो लंबा हो रहा है आप लोग उबने लगोगे। मैं आगे इस वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगी मंगलम और उसके साथ शब्द परिचय जो है प्रथम पाठ का
वो अकारांत पर आधारित होगा और उसको भी पढ़ाऊँगी, और वो आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और नोट करते चलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, अन्यथा आप जो मैं सिखाऊंगी जो हो सकता है आपके पास ना हो और वो आप वंचित रह जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय संस्कृत और जय हिंदी।